बैठो जल्दी। डीसीटी निकाल लो छोटी सी। डीसीटी 3 निकाल ली। फर्स्ट का आगरा, सेकंड आगरा, थर्ड चेन्नई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चेन्नई, सेवन बीसीडी, एट्थ नन, ऐसा है, बीच में जीरो है। नाइन्थ का चेन्नई, टेंथ चेन्नई, 11 बॉम्बे, 12 आगरा, चेन्नई, दिल्ली थोड़ी होगा, 13 आगरा, 14 15 16 17 18 बड़े फॉर्म में हो। 19 का 20 का बॉम्बे, 21 आगरा, 22 दिल्ली, 23 आगरा, 24 आगरा, 25 का चेन्नई, 26 चेन्नई, 27 आगरा, 28 चेन्नई, 29 बॉम्बे, 30 चेन्नई, 31 32 33 बॉम्बे, दिल्ली, मतलब 34 का दिल्ली, 35 बॉम्बे, बॉम्बे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी होंगी। 36 का चेन्नई, 37 आगरा, 38 आगरा, 39 हो गया। आंसर क्या है? ओके आंसर दिया है, 40 का भी है प्रूफ। अब देखो कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन 24, डाउट जो मुझे लग रहा है हो सकता है। 24 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा है, पूरे में नेगेटिव भरा हुआ है, ये माइनस क्यू, ये क्यू बाय 16। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो यहां डिस्टेंस आर पे आर लेस देन आर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय 16। वो दूसरा भी प्लस है क्या? दूसरा भी प्लस है, हाँ, क्यू बाय 16 प्लस क्यू आर क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन आर ग्रेटर देन आर पे ये कांस्टेंट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन, और ये बनेगा 0 पे इंफिनिटी, ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि यहां ये फंक्शन बना अल्फा प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ये बना। तो अल्फा बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या बीटा एक्स। तो मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब डाउट है क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, और इन माइनस पे एक रिपल्सिव फोर्स है आपस में और एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कैंसल आउट हो जाना चाहिए। ये एफ ड्यू टू कैपिटल क्यू, एफ ड्यू टू माइनस क्यू। तो रिपल्शन चार्जेस के बीच में, और ये है लेंथ कितनी है, स्मॉल ए, चार्जेस कितने हैं क्यू, और बाहर का कितना है 2q,
हां तो देखिए दोनों नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो q स्क्वायर बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन 2r का होल स्क्वायर, और एक f ड्यू टू प्लस 2q सॉलिड, और ये बनेगा q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटू r बाय r। ये देखिए दो फोर्स, एक 2q की वजह से q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपस में इन दोनों का, ये दोनों इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा कि माइनस क्यू अगर हम यहां ऐसे में रख देते तो यहां ए डिस्टेंस पे इस पे एक फोर्स आता, और उसी फोर्स को दूसरा वाला नेगेटिव बैलेंस कर दे रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ज कितना है इस पे? ओके, डेंसिटी वेरिएबल है। अंदर चार्ज कोई रखा है Q। तो इस हिस्से में गॉसियन सरफेस ये बनाते तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q ये आता और साथ में इसका चार्ज लिखना पड़ता, लेकिन ये इंटीग्रेशन से आएगा, R से R। डेंसिटी का फंक्शन क्या है? A बाय आर बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अलग कर दें, Q प्लस 4 पाई A आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ R चाहिए, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ R ऐसे सोचेंगे इस फंक्शन में, 4 पाई A आर स्क्वायर अलग करो प्लस Q माइनस 4 पाई A आर स्क्वायर अलग करो बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सोचिए अगर ये टर्म 0 हो गया तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर तभी कटेगा जब ये टर्म 0 हो जाए, और ये टर्म 0 हो गया तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन पूछा है। ये 2 कहां से आया? आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा, है ना, ये 2 पाई है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। 31 का आंसर दिया है। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन 1, इसमें मेरे ख्याल से ये तो याद ही होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था, रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन, क्लियर, कांस्टेंट बनेगा, और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3R बाय 4। ये तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये है। चलो अब बोलो, अगले कॉम्प्रिहेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले कॉम्प्रिहेंशन में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रो डीवी का इंटीग्रेशन बाय एप्सिलॉन, और रो खुद वेरिएबल है, ये आया, बस इंटीग्रेशन कर दो। टी डी टी, ये टी ये डी टी टाइप की चीजें मौजूद है, तो ये आंसर आ गया। तो पहले का आंसर आ गया चेन्नई 3 एप्सिलॉन अल्फा आर स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। अब दो केसेस इसमें है, अगर अल्फा आर क्यूब काफी बड़ा हुआ 1 से, तो e टू दी पावर माइनस अल्फा आर क्यूब कैन बी निग्लेक्टेड, तो फिर आंसर कितना बन जाएगा? 0। देखिए ये 0 बन जाएगा, तो आंसर में 1 बचेगा, तो इसको 0 मान सकते हैं क्योंकि 1 जिंदा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रो नॉट बाय 3 एप्सिलॉन अल्फा आर स्क्वायर।
लेकिन अगर अल्फा आर क्यूब काफी छोटा हुआ 1 से टेंडिंग टू 0 हुआ तो e टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या बनेगा 1 माइनस एक्स आ गया। तो 1 कैंसल आउट हो जाएगा x ही बचेगा तो यह बनेगा रो नॉट 3 एप्सिलॉन अल्फा आर स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आर क्यूब। यह आंसर है। तो 1 कैंसल आउट हो जाएगा यह आंसर आ जाएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यह है 1 टू दी पावर माइनस एक्स के करीबन है जब x टेंडिंग टू 0 है। और ये 1 है जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। क्लियर? तो समझ में आया ये अंतर क्यों आ रहा है कि यहां हम 0 क्यों नहीं कह रहे हैं और यहां हम सीधे 1 क्यों कह दे रहे हैं। 1 जिंदा है तो अगले टर्म लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पे ये जो सबसे बड़ा टर्म है यही माइनस एक्स है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आना भी चाहिए था। तो 37 का आगरा 38 का आगरा। ऑब्वियसली 37 में वो अल्फा आर क्यूब है क्या? नहीं पॉजिटिव है वो तो अल्फा पॉजिटिव है। 40 में गॉस लॉ बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। सिमेट्री नहीं है, कहां से गॉस लॉ लगा लोगे? हाँ कैसे मान लिया? हाफ शेल को सेंटर पे थोड़ी मान सकते हैं, फुल शेल को सेंटर पे मान सकते हो, हाफ शेल को सेंटर पे नहीं मान सकते। ऐसा होता तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाता। सेंटर पे ही मान लिया और सेंटर पे ही पॉइंट पूछा है। फोर्स पूछा है क्या? नहीं तो ये अजीब नहीं है। अगर तुम इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और इसकी वजह से इस पे निकाले, ये सेम क्यों आएंगे? या इसकी तो 1 करोड़ फील्ड है, उनमें से कौन सा इसका आंसर है? समझ आया? वैसे भी वो गॉस लॉ भी नहीं है वो। तुम ये अगर क्वेश्चन ये होता इस क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे फोर्स निकालना है तो इस क्यू की वजह से इस क्यू पे निकाल दो, न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो, उसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे। गॉस लॉ कतई नहीं है। गॉस लॉ में तो गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी सबसे पहले, और सिमेट्री है ही नहीं, गॉस लॉ काम ही नहीं करेगा। चलो तो सब एक्सप्रूड हो गए। चलो अब चलो तो देखिए, हम पॉइंट चार्ज का आंसर निकाल चुके हैं, शेल का आंसर जानते हैं और एक सॉलिड का आंसर जानते हैं। और इन तीनों में गॉसियन सरफेस हमने ऐसी ली और इन सभी में E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन हमने ले लिया। ये हमारी पिछली क्लास का डिस्कशन था पूरा। तो इसका आंसर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर पॉइंट चार्ज। इसका बाहर पॉइंट चार्ज लेकिन अंदर क्या बना था? के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर बाय आर। और इसका तो हमेशा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो पहले पिछली क्लास में हमने पॉइंट चार्ज के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज और ऑब्वियसली इनफाइनाइट लाइन चार्ज। वैसे हमें इसका आंसर पता है, क्या होता है इसका आंसर? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। लेकिन हम एक दूसरे तरीके से सोचें
हमें यह तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमें यह नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आर के साथ कैसे बदल रहा है। तो हमने ये गॉसियन सरफेस ऐसी मान ली। गॉसियन सरफेस का शेप देखें, और ऐसी गॉसियन सरफेस मानने की वजह कि मैं इस सरफेस का E डॉट ds निकाल सकता हूं अप्लाइंग गॉस लॉ फॉर दिस सरफेस। तो क्या बनेगा, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो मैं मान रहा हूं इसकी रेडियस r है, तो बताओ कितना बनेगा ये, E इंटू 2 पाई आर एल, लेंथ मानी मैंने L है, कोई दिक्कत तो नहीं। और E इंटू 2 पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया का है। ध्यान दीजिए इन दोनों का भी आएगा, लेकिन वो बनेगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है। तो इन दो का भी आता, लेकिन 0, क्योंकि क्लोज सरफेस लेना जरूरी है, तभी गॉस लॉ लगेगा। और Q इनसाइड कितना है, लैम्डा एल। तो क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। समझ गए। तो यह इस बार बिना इंटीग्रेशन के हमने यह बताया कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, और आर कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस। तो इस बार सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगी, और हर जगह सिमेट्री है, तो हर जगह हमने E मान पाए हैं, और हर जगह E एरिया के पैरेलल है, तो E इंटू 2 पाई आर एल ले लिया है। शेल के लिए क्या बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल चार्ज्ड शेल ऑब्वियसली यूनिफॉर्म, तो ये कुछ ऐसा है, ये ऊपर नीचे पूरे में इंफिनिटी गया है। अब हम इसमें R लेस देन R पे और R मोर देन R पे निकालते हैं, और ये इनफाइनाइट है। और ये फिर से फील करिए कि आंसर तो अब भी ऐसा ही बनेगा, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री पूरे में एक सा, और अंदर भी जो भी बनेगा रेडियल बनेगा। तो मैंने गॉसियन सरफेस एक बार ली, ये R रेडियस की, लेंथ L की, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना रेडियली ऐसा है। तो R लेस देन R पे क्या बनेगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनसाइड कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, 0 आ गया। चलो R ग्रेटर देन R पे, और R ग्रेटर देन R पे, और R क्या है, इसकी खुद की रेडियस। इससे अगर बाहर गॉसियन सरफेस लेते तो क्या अंतर आता, तो E इंटू 2 पाई आर एल, यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन Q इनसाइड में ये वाली लेंथ आ जाती, और कितना आता है इस लेंथ के अंदर चार्ज, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। क्योंकि सिग्मा अगर इसका दिया है, तो सिग्मा में कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दो, यही वाला पार्ट तो इसके अंदर मौजूद है, बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना इसका, सिग्मा इंटू 2 पाई आर बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, और मैं इसी को लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकता हूं। ठीक है, जरा सोचिएगा ये मैंने लैम्डा क्यों लिखा। लैम्डा इसलिए आप सीधे ये सोचें कि अगर इसकी लेंथ L होती तो इसका चार्ज मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, लैम्डा L भी लिख सकता हूं और सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल भी लिख सकता हूं, और दोनों को बराबर कर दो। या दूसरा तरीका, सिग्मा में एरिया मल्टीप्लाई होना था, 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई होना था, मैंने L नहीं किया, इसका मतलब ये पर यूनिट लेंथ लिखा है।
तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, मतलब फिर से वही आया कि जब बाहर निकालना है तो इसको एक्सिस पे रखी हुई लाइन चार्ज मान लो। अंदर आंसर 0 है, बाहर आंसर लाइन चार्ज है। समझ गए? तो बिहेव्स लाइक लाइन चार्ज एट एक्सिस। तो क्या ये सॉलिड सिलेंडर के लिए भी वैसी ही एनालॉजी फिट होगी या नहीं? रो कांस्टेंट देख लो, फिर छापना पहले। तो सॉलिड मतलब ये पूरे में चार्ज है, चार्ज डेंसिटी रो। तो एक बार r लेस देन r पे गॉसियन सरफेस हमारी ये है। तो बताओ इसके लिए E इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर करूं? इस बार चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, तो इसमें रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है। और r ग्रेटर देन r पे लेते तो हमारी गॉसियन सरफेस ऐसी कुछ बनती, और इस बार चार्ज पूरी रेडियस स्मॉल r तक नहीं है, सिर्फ r तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो E इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रो पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, और ये कुछ और नहीं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर लिखा है। क्योंकि रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल चार्ज बनता, एल की वैल्यू 1 है, मतलब 1 यूनिट का चार्ज है, तो ये लैम्डा लिखा है। मतलब वंस अगेन बाहर निकालने के लिए इसको एक्सिस पे एक लाइन चार्ज मान लो, और अंदर तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो मैं जनरली ये फॉर्मूला याद रखना पसंद नहीं करता, ये निकाल लेता हूं। हम सिर्फ स्फेरिकल वाले के ही आंसर याद रखेंगे, बाकी के हम निकाल लेंगे। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आंसर याद करिए, जरूरत पड़े निकाल लीजिए। वैसे ये आंसर अगर आप देखें ये सरफेस का आंसर इनटू आर बाय आर, और सरफेस का आंसर कैसे? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर छापो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर छापो, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन बनता। ठीक है। ऑब्वियसली क्यों नहीं करी? ये सिमेट्री से हमने ई कैसे मान लिया? हर जगह हमने ई बाहर कैसे मान लिया? अगर फाइनाइट लेंथ होती इसकी तो सिर्फ सेंटर पे ई इधर होता। ये सोच पा रहे हो? अगर फाइनाइट होता तो फील्ड लाइन ऐसी ही बनती, मुड़ने लगता, और ये इनफाइनाइट है तभी लाइन हमारी पैरेलल है। बात समझ में आई? तो इनफाइनाइट का यूज किया है हमने फील्ड लाइन ड्रॉ करने में, कि जो हमने फील्ड लाइन इसकी ऐसी मान ली है। हाँ देखिए, लिख लिया ना, ये छापने की जरूरत नहीं फिर से।
ये इसके आंसर्स थे। अब लाइन चार्ज का आंसर, या यहां से शेल का दोनों तरफ इंफिनिटी, या सॉलिड पूरे में इंफिनिटी, इनके आंसर भी लगभग वैसे ही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पे डिपेंड करेगा। इसका अंदर तक आंसर 0 है और बाहर 1/r है। इसका यहां से यहां तक स्ट्रेट, फिर ये 1/r, बस ये वैल्यू ρr/2ε है और ये वैल्यू 1/r है, 1/r² नहीं। तो भले ही ग्राफ काफी हद तक एक से दिख रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली एक से है नहीं। और वंस अगेन शेल पे डिस्कंटिन्यूटी होगी, सॉलिड पे कंटिन्यूअस बनेगा। शेल पे डिस्कंटिन्यूटी की वजह क्योंकि इसका अंदर आंसर 0 था, अचानक से आंसर आ गया और वहां सडन कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो आराम आराम से हो रहा है सब कुछ। और यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहां लैम्डा इज इक्वल टू रो 2 पाई आर। ऊपर के छापने की जरूरत नहीं, नीचे के लिखना चाहो तो लिख लो। तो होपफुली सिमिलैरिटी दिख रही होगी। यहां क्यू के टर्म में आंसर थे तो क्यू को सिग्मा के टर्म में लिख दिया, वहां भी क्यू के टर्म में है तो रो के टर्म में छाप दिया। वैसे यहां लैम्डा और रो में और लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ई इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट रीजन्स यूजिंग गॉस लॉ एंड प्लॉट ER। पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक और दे दूं फिर समझाता हूं, रुको। टॉप व्यू, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर विथ कैविटी। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूरी एक सरफेस है जिस पे नेगेटिव चार्ज है,
एक अंदर लाइन चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे देने का तरीका, माइनस लैम्डा देने का तरीका, मैं सिग्मा दे सकता हूं माइनस लैम्डा बाय 2 पाई आर। आ गया समझ में कि यहां लाइन पर यूनिट चार्ज भी दे सकता हूं, लाइन पर चार्ज पर यूनिट एरिया भी दे सकता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी दे सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो कॉन्सेंट्रिक, मतलब को एक्सियल बोलना चाहिए, दो को एक्सियल सिलिंड्रिकल शेल्स हैं, एक पे सिग्मा है एक पे माइनस सिग्मा है, और तीसरे में ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ये कुछ ऐसा है। आ गया समझ में? ऐसा है, और इसमें अलग अलग जगह सरफेस बनानी है और ग्राफ बनाना है। तीनों करिए, प्रॉपर गॉस लॉ से करिए तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पहले का आंसर यहां तक आएगा, और इसके बाद 0 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। ऑब्वियसली ये अगर पीछे बनाना चाहें तो पीछे भी बनेगा, और ये लैम्डा और ये लैम्डा कट गए, बनाना यहां लिखते तो चार्ज इनक्लोज कितना होता, लैम्डा एल प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। सिग्मा की वैल्यू छापो, आ गया? तो बाहर नेट चार्ज 0 है, अंदर सिर्फ लाइन चार्ज का आंसर है। सेकंड में 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, R से 2R तक E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। लेकिन R ग्रेटर देन 2R पे पूरा चार्ज अंदर आ जाएगा, जब यहां लोगे तो दोनों का आंसर आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर एल माइनस सिग्मा इंटू 2 पाई 2 आर एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा माइनस सिग्मा इंटू 2 पाई आर बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। बेहतर है इसको डायरेक्ट सोचने की कोशिश करिएगा। समझिए, ये सिग्मा और माइनस सिग्मा दिए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पे नहीं लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसका लैम्डा लूं तो इसका -2 लैम्डा है। सोचो, क्योंकि सिग्मा में 2 पाई आर पेरीमीटर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका लैम्डा, इसका -2 लैम्डा। तो यहां तक आंसर आएगा 0, यहां तक आएगा ये लाइन चार्ज एक्सिस पे लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर, और आगे जब निकालूंगा तो दोनों एक्सिस पे, तो माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, तो नेट माइनस लैम्डा आ जाएगा। या इस तरीके से एक्सप्रेशन निकाल लो। चलो तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में एक बार गॉसियन सरफेस ऐसी बनेगी R तक, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। R से 2R में, R से 2R में गॉसियन सरफेस ऐसी बनेगी। और इसमें ये वाला चार्ज अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो E इंटू 2 पाई छोटा आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू रो इंटू इस हिस्से का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रो बाय 2 एप्सिलॉन आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर। और लास्ट केस R अगर 2R से बड़ा हुआ तो अब गॉसियन सरफेस बनेगी ऐसे,
और इसके अंदर चार्ज आएगा पूरा, और इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 2r का। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन आर। सही है, सही है। तो अब फंक्शन देखें, 0 से r तक 0, r से 2r तक कुछ बनेगा, इसके बाद ऐसा, तो यहां तक ऐसा। ये ग्राफ आया, और वो फंक्शन से देख लो, एफ ऑफ एक्स इस बीच का, ये x माइनस अल्फा बाय एक्स है। सही है, तो एफ डैश एक्स 1 प्लस अल्फा बाय एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग, और एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 अल्फा बाय एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग और कॉन्वेक्स शेप है, ये आंसर आ गया। तो सिलिंड्रिकल सरफेस में गॉसियन सरफेस भी सिलिंड्रिकल ही होगी। चलो तीसरा, नहीं तीसरी क्वेश्चन यही था। चलो अब लास्ट केस गॉसियन सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब जरा समझिएगा, पॉइंट चार्ज के केस में लाइन ऐसे फैल रही थी, लाइन चार्ज के केस में लाइन सिर्फ इस डायरेक्शन में फैल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट मिसिंग है। याद करिए, लाइन चार्ज में ये कंपोनेंट कभी नहीं आएगा। लेकिन जब हम शीट की बात करेंगे, इनफाइनाइट शीट की, तो दरअसल इसमें ये कंपोनेंट भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, इसके परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेच हो गई, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेच हो गई। तो ऐसी लाइन चार्ज सोचो तो ये कंपोनेंट मिसिंग है, ऐसी सोचो तो ये वाला मिसिंग है। एक ही कंपोनेंट आएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। दरअसल अगर ये शीट फाइनाइट होती तो एजेस पे ये ऐसे फैल जाता, लेकिन ये इनफाइनाइट है तो कहीं भी फैलेगा नहीं। अब हमें इसका आंसर चाहिए। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके लिए बिल्कुल आसान है, ये ऐसे बनाया, और इस बार हम गॉसियन सरफेस ऐसी ले रहे हैं, आर डिस्टेंस पे दोनों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ये वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, इसका एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो इसके लिए E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये बनेगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए प्लस 0। ये समझ में आए तीन, एक E इंटू ए इधर, एक E इंटू ए इधर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर 0। और ये किसके बराबर है? इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, यही तो है। और अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। तो E की वैल्यू कितनी बनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और खास बात देखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और लग भी रहा था, पॉइंट चार्ज का आंसर 1/r स्क्वायर है, लाइन चार्ज का आंसर 1/r है, तो शीट का आंसर कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी में लास्ट, इसी का स्पेशल केस ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट। अगर 3 डायमेंशनल होता, मतलब शीट ऐसी थिक होती, तो इसके लिए हम ऐसे बनाते,
और थिकनेस इसकी मान लेते हैं टी थिकनेस है। चलो लास्ट देख लो जल्दी। अब इसमें आर ग्रेटर देन आर पे अलग आंसर आएगा। आर ग्रेटर देन आर मतलब मैं ये मान रहा हूं सेंटर से आर लेंथ, और यहां गॉस लॉ बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी ऐसे ही होगा, और E इंटू ए प्लस E इंटू ए इक्वल टू कितने के बराबर है? इसका एरिया A है, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज स्टोर्ड है? रो इंटू ए इंटू टी। ये समझ आया? टी थिकनेस है इसकी, बाय एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? रो टी बाय 2 एप्सिलॉन। अब आर लेस देन आर पे देखें। अब गॉसियन सरफेस हमारी बनती ऐसे छोटी सी अंदर, और ये लेंथ स्मॉल आर की होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर होता, सेंटर से आर ले रहा हूं। अब बनता E इंटू ए प्लस E इंटू ए इक्वल टू, बताओ, रो ए 2R। सेंटर से दोनों तरफ आर ले रहा हूं तभी तो दोनों तरफ E मान पाऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि दोनों तरफ आर डिस्टेंस लूंगा तभी दोनों तरफ E वैल्यू लेना सही है, अदरवाइज E1 E2 हो जाते। तो दोनों तरफ आर लिया तो रो ए 2R बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना? रो आर बाय एप्सिलॉन। कुछ समझ में आया? ये मैंने इसलिए बताया ये समझाने के लिए तीनों ही सॉलिड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल आया है। सॉलिड स्फीयर में क्या फॉर्मूला बना था? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। सॉलिड सिलेंडर में रो आर बाय 2 एप्सिलॉन, और सॉलिड शीट में जो भी है रो आर बाय एप्सिलॉन। एक तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक एक कम होता जा रहा है, 3 2 1 बना, हर जगह आर ऊपर आया। लेकिन ग्राफ की जहां तक बात करें, तो यही बना ही देता हूं ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद दिखा कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आना इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यहां जब निकालूंगा तो ये सभी शीट बन जाएंगे, और शीट का आंसर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही इधर नहीं करता। अब बीच में बदलने इसलिए लग गया क्योंकि यहां कहीं निकालूंगा तो ये 2 शीट बनेंगी। ये वाली शीट इस तरफ धक्का मारेंगी, ये वाली शीट इस तरफ धक्का मारेंगी, तो उनका कटेगा और कुछ आंसर आएगा जो पोजीशन पर डिपेंड करेगा। और ऑब्वियसली सिंगल शीट का मैंने बनाया नहीं ग्राफ, लेकिन ये बहुत ही आसान ग्राफ है। ये समझ गए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इस तरफ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इस तरफ। ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना है थिक शीट का भी, आपको याद रखना है सिर्फ लाइन चार्ज का और शीट का। इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका ये, बस। बाकी सब हम गॉस लॉ लगा के निकालते रहेंगे। चलो तो क्वेश्चन 1, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3 या A 2A 3A ड्यू टू charged sphere of radius A at 0 0 A. Line charge of lambda along y axis.
infinite charge sheet sigma in xz plane. XZ plane. चलो हो गया, ठीक है। इन सब फिगर की जरूरत नहीं थी, बस फ्री था इसलिए मैं बना रहा हूं। ये पॉइंट चार्ज माना, उसका आंसर लिख ही सकते हैं। के क्यू बाय वेक्टर कितना है, ए आई 2aj 2a k, लेंथ कितनी बनी 3a का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k बाय 3। ये पहले का आंसर। क्योंकि ये पॉइंट बाहर है इसीलिए फर्क नहीं पड़ता ये हॉलो है या सॉलिड है, अंदर होता तो फर्क पड़ता। अब ये लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज में याद करिए वाई एक्सिस से निकालना है, तो किसी भी x कॉमा वाई कॉमा जेड पे जो डिस्टेंस होता वो कितना होता, इससे ये जो डिस्टेंस लेते वो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और डायरेक्शन भी वही आती। तो x की वैल्यू a, z की वैल्यू 3a, y की वैल्यू 2a, लेकिन ये जो लेंथ आएगी ये वाली आएगी। आया समझ में? इवन डायरेक्शन भी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इस कंपोनेंट से तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन रूट 10a आया, और डायरेक्शन भी यही, तो आई कैप प्लस 3k कैप बाय रूट 10। और इस वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करना। आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जे कैप। तो होपफुली ये समझ पाए होंगे कि x y z पे निकालना होता तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आई प्लस जेड के बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और इसमें x y z पे आंसर क्या आता, इसमें आता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मॉड y बाय y जे कैप। नहीं आया समझ, मॉड y बाय y, क्योंकि ऊपर होगा तो ऊपर आएगा, नीचे होगा तो नीचे आएगा, तो ये तो बस प्लस माइनस लगाने का ही तरीका है।
चलो अब याद करिए, जैसे हम ये ग्राफ बनाते थे Q टू Q का, ऐसे ही हो सकता है मैंने लैम्डा के भी बनाए हो, लैम्डा टू लैम्डा, ऐसे ही सिग्मा टू सिग्मा, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के ग्राफ। इसका तो बहुत ही आसान था, जस्ट बगल में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जस्ट बगल में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बीच में नल पॉइंट, और नल पॉइंट कहां आएगा, x रूट टू एल बाय रूट टू प्लस वन। इसका आंसर भी लगभग वैसे ही है, लाइन चार्ज का भी बगल में इंफिनिटी ही होता है, इस लाइन चार्ज का भी बगल में इंफिनिटी, यहां दोनों का रिपल्सिव, बीच में एक नल पॉइंट, लेकिन बस नल पॉइंट आएगा कहां, L बाय 3 पे आया। लेकिन ये इनफाइनाइट शीट में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का जब निकालोगे तो इंफिनिटी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इस पॉइंट पे इसका और इसका जुड़ जाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये कितना बनेगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या यहां समझ में आ रहा है, दोनों का रिपल्सिव ऐड हो जाएगा, लेकिन बीच में इस 2 सिग्मा का इधर, सिग्मा का इधर, तो एक ही बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बात समझ में आई, तो इसे 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लूं, इसे भी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। मींस यहां सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, मैग्नीट्यूड तो सीधे जुड़ेंगे या घटेंगे, तो यहां दोनों के जुड़ गए, यहां घट गए, यहां जुड़ गए, और राइट वर्ड पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बना, और ये वाला भी नेगेटिव बना। ग्राफ समझ आया। क्वेश्चन नंबर 1, -2 सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा। पहला है प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर। और राइट वर्ड एज पॉजिटिव। ये इनफाइनाइट शीट्स है, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 1, पहले का आंसर इस पॉइंट पे, इस सिग्मा का रिपल्सिव माइनस सिग्मा का अट्रैक्टिव कट गया, जो बचेगा -2 सिग्मा का, और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिमिलरली इस पॉइंट पे इन दोनों का कट जाएगा, इसका बचेगा, और अंदर 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे इन दोनों का कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इसका, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे इन दोनों का जुड़ेगा, इसका -2 सिग्मा 0 हो गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आ गया 0, क्योंकि सिग्मा का रिपल्सिव माइनस सिग्मा का अट्रैक्टिव, और -2 सिग्मा का अट्रैक्टिव कट गया, तो इस तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं, तो आंसर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नेगेटिव आ गया। तो यहां डिस्टेंस का कोई रोल नहीं, सिर्फ साइन देखो और आंसर निकालो। इस वाले में इसके जस्ट बगल में रिपल्सिव, इसके जस्ट बगल में अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, बीच में नल पॉइंट यहां कहीं आएगा, और शायद ये समझ में आया होगा, इसके बाद ऐसा बनेगा कुछ, ये ग्राफ है, और ये नल पॉइंट आएगा एल लेंथ पे, एल, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में निकालने के लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको, और इसमें अच्छी बात है शीट का आंसर और डिस्क का आंसर दोनों का पता है,
बताओ डिस्क का आंसर क्या था? डिस्क का था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही था। और शीट का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है। और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? इनफाइनाइट शीट में से डिस्क का माइनस कर दिया जाए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन में से डिस्क का माइनस कर दिया जाए, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यह बना। और ये फंक्शन 0 पे 0 है, इंफिनिटी पे आर निगलेक्ट हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और माइनस इंफिनिटी पे माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहां शीट में से डिस्क का माइनस कर दिया और डिस्क का आंसर हमें याद था ये होता है। तो देखिए जहां गॉस लॉ काम नहीं करे वहां सिमेट्री या इंटीग्रेशन से काम करना पड़ेगा। तो व्हेनेवर गॉस लॉ फेल्स, एक्चुअली फेल कभी नहीं होगा, लॉ इजंट एप्लीकेबल, क्योंकि गॉस लॉ गलत तो कभी नहीं होने वाला, या इजंट यूजफुल लिखना चाहिए। तो जब गॉस लॉ हमारा यूजफुल ना हो, मतलब सिमेट्री ना हो, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो इंटीग्रेशन करो या कुछ सुपरपोजिशन में तोड़ दो। जैसे यहां हमने सुपरपोजिशन में तोड़ा क्योंकि यहां सिमेट्री नहीं थी। यहां यह कहना कंप्लीटली गलत है कि इन दोनों जगह हर जगह ये एक सा होगा, क्योंकि यहां अलग अलग पॉइंट पे ई अलग अलग होगा। तो ठीक है, इन दो में से एक तरीका यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल है सुपरपोजिशन का। जैसे ये सब ठीक था, बस इसमें एक कैविटी ऐसी बना दी गई। सिलेंडर था पूरा, बातें करना बंद करिए, लेकिन इसमें एक स्फेरिकल कैविटी आ गई। और अब हमसे पूछा होता इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये इनफाइनाइट सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैविटी, पहला 2r, 0, 0, 0, 0, 0, r/2 0, 0, r/2 r 0। और एक और लास्ट पूछता हूं, r/2 या तो क्वेश्चन समझिए पहले। सॉलिड स्फीयर में स्फीयर की कैविटी हटा दी गई इसमें से, तो सिमेट्री हो गई है खत्म। अब आप इस पूरी गॉसियन सरफेस पे आंसर सेम नहीं कह सकते, तो गॉस लॉ काम नहीं आएगा। लेकिन हम इसको दो हिस्सों में तो तोड़ ही सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर ये, और एक हमारा ऐसा छोटा सॉलिड स्फीयर। और ये नेगेटिव वाला, और इसका आंसर माइनस रो, इसका आंसर रो। चलो बताओ पहला पॉइंट कहां है? दोनों के लिए बाहर, 2r, 0, 0 इधर है, इसके लिए इधर है, और यहां से एक 2r ये लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 2r, और इसका क्या बनेगा? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 3r बाय 2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं?
और ऑब्वियसली माइनस आई कैप, इसका प्लस आई कैप। लेकिन आप लैम्डा के टर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको लैम्डा को बदलना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट वाले का लैम्डा कितना होगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? 8 पाई एप्सिलॉन आर आई कैप। और इसको सुधार के लिखा तो रो आर बाय 8 एप्सिलॉन आई कैप। पक्का समझ में आया लैम्डा को रो के टर्म में? तो पहले हमने ये सोचा कि इस पॉइंट पे एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का फॉर्मूला, लैम्डा की वैल्यू छापी, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर बाय 2 का क्यूब बाय 9 आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आई कैप। कुछ कट रहा है इससे? कुछ नहीं कट रहा है। 27 16 2 2/27, 16 8 2 2/27 रो आर बाय एप्सिलॉन माइनस आई कैप। क्या कोई दिक्कत है? कहां 4? ये 4 पाई भी चला गया मेरा यहां। ओके, ये 8 कैसे बन गया था? ये 4 था, है ना? ओके, यहां भी तो रो क्यू बाय 4 पाई नहीं लिखा। ठीक है, तो 27 का 2 गुना 54, तो रो आर बाय 54 एप्सिलॉन माइनस आई कैप। ये आंसर है। क्या सही है? तो रो आर बाय 4 एप्सिलॉन 1/4 माइनस 1/54 था शायद, आई कैप। तो ओवरऑल तरीका समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन में मैंने लैम्डा और क्यू के टर्म में लिखा और लास्ट में रिप्लेस कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में ओरिजिन पे पूछा है, यहां किसका आंसर आएगा इस पॉइंट पे? सिर्फ नेगेटिव का। तो इसका आंसर आएगा के क्यू बाय आर बाय 2 का होल स्क्वायर और डायरेक्शन प्लस आई कैप। और अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अब तो इसी फॉर्म में लिखूंगा, वो खुद कर लोगे अब चेंज। आर बाय 2 0, पॉइंट इधर आया। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो स्फीयर का नहीं आएगा, सिलेंडर का आएगा। और याद करिए सिलेंडर का आंसर यहां आर पे। तो मान लो हम भूल गए, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन। ई की वैल्यू रो आर बाय 2 एप्सिलॉन आया। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? आर बाय 2, तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन आई कैप प्लस 0। तो इस पॉइंट पे निकालना था हमें, तो सिलेंडर का अलग निकाला और स्फीयर का आंसर तो वैसे ही 0 हो गया था। और अगला जो पूछा है r बाय 2 r 0, सॉरी स्फीयर ऐसा है, तो पॉइंट इधर है। r बाय 2 r 0 पॉइंट इधर है। और सॉलिड सिलेंडर का तो अब भी आंसर वही आएगा जो पहले आया था, क्योंकि इसका इस पे और इस पे तो सेम है। तो इसका आंसर तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन आई कैप। लेकिन स्फीयर का आंसर नीचे आएगा और कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस जे कैप। लास्ट क्वेश्चन, आर बाय 3, एक्स की वैल्यू आर बाय 3, वाई की वैल्यू आर बाय 4। पॉइंट दोनों के अंदर है, इसके भी अंदर और इस सॉलिड वाले के तो अंदर है ही, सॉलिड के भी अंदर है। लेकिन सॉलिड के अंदर है, उसमें हमें सिर्फ r बाय 3 में इंटरेस्टेड हैं। ये समझ में आया? क्योंकि r बाय 4 कुछ नहीं कर लेगा। तो सॉलिड का आंसर रो r बाय 3 बाय 2 एप्सिलॉन आई कैप।
अब हमें स्फीयर का आंसर चाहिए, और स्फीयर का आंसर क्या होता है? आंसर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। लेकिन आर वेक्टर स्फीयर का कौन सा है? ये वाला। ये समझ में आया? और ये वेक्टर क्या है? ये है r बाय 2 0 0। ये वाला क्या है? r बाय 3 r बाय 2 0। तो इसका स्मॉल r वेक्टर r बाय 2 माइनस r बाय 3 r बाय 6 i कैप माइनस r बाय 2 4 है क्या? r बाय 4 j कैप। तो प्लस रो बाय 3 एप्सिलॉन r बाय 6 i कैप माइनस r बाय 4 j कैप। तो इस स्फीयर का इस पॉइंट पे अंदर की तरफ और फॉर्मूला ये बनता, और स्मॉल r की वैल्यू ये वेक्टर हमने छाप दिया, और इसका फॉर्मूला था रो r बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन r वेक्टर कौन सा? ये वाला। तो ये अब जो हम आंसर जानते हैं फुल शेल का, फुल सॉलिड स्फीयर का, इनफाइनाइट लाइन का, और इसमें भी इनफाइनाइट दोनों तरफ हो उसका आंसर जानते हैं, और शीट में भी जिसका आंसर हम जानते हैं वो चारों तरफ इंफिनिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मींस एग्जाम्पल 1 पिछली शीट में था हॉलो शेल, आधी शेल है, तो आपको इंटीग्रेशन ही करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का मिलेगा। आ गया समझ में? ये आसान था इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां हमने रिंग माना, और ये इंटीग्रेशन हमने निकाला इसका डीई, और डीई की वैल्यू कितनी बनेगी? के डी क्यू। और डी क्यू कितना है बोलो? सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3 बाय 2 इंटू एक्स आर साइन थीटा। ये समझ में? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3 बाय 2, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे 3 बाय 2, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन आंसर आ गया था। यही आया था? चलो, लेकिन अगर इसी में, इसी में एग्जाम्पल 2 इसी के साथ ही ले लेता हूं, सॉलिड स्फीयर होता अगर ये, तो अब आपको इसको तोड़ना पड़ता, लेकिन डिस्क में तोड़ने की बजाय शेल में तोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि शेल का आंसर इजी निकला है। लेकिन शेल का आंसर आया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू कितनी बनेगी? रो डी आर बाय 2 एप्सिलॉन। ये समझ में आया क्या? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, सॉरी, ये डीई आया, तो ई इसका इंटीग्रेशन कितना बना? रो आर बाय 4 एप्सिलॉन। रटना नहीं है, नहीं तो ये रिजल्ट याद कर लो। इवन ये तक याद नहीं रखना कि शेल का क्या आया था, जब आया निकालो। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन शेल का आया, शेल का रिजल्ट यूज किया सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, और सिग्मा को रो डी आर बाय 4 एप्सिलॉन, लिमिट 0 से कैपिटल आर। एग्जाम्पल 3, ये बस ये हम सब कर चुके हैं पहले। सेमी इनफाइनाइट सिलेंडर, और इसका इस पॉइंट पे निकालना था, तो क्या करेंगे इसके लिए? लाइन भी मान सकते हो, आंसर दोनों से आएगा, या आप रिंग भी मान सकते हो। लाइन मानने से वैसे रिलेटिवली ज्यादा आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लाइन मानेंगे तो इस लाइन के आंसर 2 आएंगे, एक इधर एक इधर, ये बनेगा। और ये दिख रहा है कि जब ये लाइन घूमेगी तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और वो सीधे जुड़ेगा, तो सीधे जुड़ेगा तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर का इंटीग्रेशन, मतलब लैम्डा के अंदर ही कुछ छुपा हुआ होना चाहिए, डी थीटा वगैरह। और लैम्डा कैसे सोचा? यहां से,
ये अगर एंगल डी थीटा होता तो ये लेंथ आर डी थीटा होती, और यहां लेंथ एल का चार्ज दो तरीके से बराबर कर दें, लैम्डा एल इंटू सिग्मा एल आर डी थीटा। आ गया समझ में? तो यहां हमने इसको ऐसी स्ट्रिप में तोड़ दिया, और यहां एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इधर, तो एक डीई इधर, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, उसी डीई का 4 होना चाहिए ना, और लैम्डा कितना है, सिग्मा आर डी थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर, इंटीग्रेशन कितना बना, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन बनना चाहिए। आर से आर कटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन 2 पाई, और इसका आंसर और शेल का आंसर सेम नहीं आएगा। नहीं तो सोचो कि हम इस लाइन को ऐसी रिंग मान लें और सेम बन जाए, बताया था मैंने, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और लास्ट एग्जांपल मैं इसी में, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सेमी इनफाइनाइट शीट। यहां से ये शीट इंफिनिटी तक गई है, और हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अबव ओ। यहां इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पे, इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से इस पॉइंट पे, क्लियर? तो किसमें तोड़ेंगे? बिल्कुल, तो इसको एक्चुअली हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, इस पॉइंट पे निकालना है, ये फोटो बनाते हुए आना चाहिए थोड़ा सा। इसको ये लाइन सोच लें, ये x पे dx नाम की ये लाइन हो गई, इस लाइन का आंसर बनेगा तिरछा, इसका ये कंपोनेंट आएगा dE, और ये अगर मैंने x माना है तो ये लेंथ a² प्लस x² का अंडर रूट है, तो यहां dE की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, और लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा dx, 2 पाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू a² प्लस x² का अंडर रूट। क्या मैं डी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं? E का y कंपोनेंट dE का साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, हां कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और कॉस थीटा की वैल्यू में a ऊपर आएगा, कॉस थीटा में a ऊपर आएगा, तो सिग्मा dx e 2 पाई एप्सिलॉन a² प्लस x², कर सकते हैं। और E का y कंपोनेंट, E का y कंपोनेंट लिखते तो ऊपर x आता, सिग्मा dx x 2 पाई एप्सिलॉन a² प्लस x²। ध्यान दीजिएगा, अभी x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, 0 से इंफिनिटी, ये x कंपोनेंट है। अब जरा इसमें देखें, EY कंपोनेंट हमारा फाइनाइट आया, कितना आया, a² प्लस x² का a ऊपर है तो π/2 बनता, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। इसका सॉल्यूशन, क्या ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि यही आना था? देखो, ये पूरी शीट है, पूरी शीट का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है, तो आधी शीट का वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा बाय 4 है, इसका वर्टिकल सिग्मा बाय 4, इसका वर्टिकल सिग्मा बाय 4, सिग्मा बाय 2, शायद इनके हॉरिजॉन्टल भी रहे होंगे जो कट गए हैं, और वो हॉरिजॉन्टल इंफिनिटी था। जरा इसका इंटीग्रेशन करके देखो दिमाग में, लॉग बनता और लॉग में इंफिनिटी जाता, आंसर इंफिनिटी आता,
ये समझ में आया? मतलब सेमी इनफाइनाइट शीट का इस पॉइंट पे एक कंपोनेंट इधर है, एक इधर है, ये कंपोनेंट इंफिनिटी है, ये फाइनाइट है, और दूसरी शीट रखी उसका भी ये इंफिनिटी, ये फाइनाइट, तो कंप्लीट शीट का फाइनाइट हुआ और सेमी इनफाइनाइट का इंफिनिटी है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि जब आधे का पूरे का इंफिनिट, पूरे का फाइनाइट है तो आधे का भी फाइनाइट ही होगा। समझ गए? दो इंफिनिटी कट गए। यहां मेन मुझे इसमें यह समझाना था सभी में, कि याद दिलाना था, इसमें रिंग कैसे लेते हैं, पेरीमीटर इंटू लेटरल लेंथ, ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी नहीं, और यहां पे दो तरीके से बराबर कर दो तो आपको यह मिल जाएगा। और लास्ट में 3D फिगर थोड़ा सोचना आना चाहिए, नहीं सोचते आता तो ऐसे इधर बनाए, इस पे स्ट्रिप सोचिए, फिर उसको थोड़ा तिरछा देखिए, तो आपको ये दिखने लगेगा ये फिगर। क्लियर? और इन सभी क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जिन जिन के आंसर पता थे उनको बीच में से काट दिया था। समझ गया ना? जैसे ये अगर कंप्लीट होता तो आंसर 0 था, लेकिन हाफ है तो इसका ई और उस ऊपर का ई कट के 0 बन जाएगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। ठीक है? ऐसे इन सब में कंप्लीट करने पे 0 बन रहा था। चलो पहले क्वेश्चन में एक्स पे ये dx माना, इस पे चार्ज, इसका dq इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा dx लैम्डा नॉट बाय 2 पाई एप्सिलॉन x, इंटीग्रेशन a से 2a, लैम्डा लैम्डा नॉट log 2 पाई एप्सिलॉन रिपल्सिव। आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, ये फोर्स चारों तरफ ऐसे लगेगा, और याद है टेंशन क्या होती है, F रेडियल बाय 2 पाई, और F रेडियल आएगा इसका Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्केलर समेशन अपॉन 2 पाई। तो चार्ज इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडियल फोर्स ही है, और रेडियल फोर्स अपॉन 2 पाई। तीसरा क्या है आंसर, सिग्मा बाय, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और पाई एप्सिलॉन से कंपेयर करें तो इससे ये छोटा आया। ठीक है? तो सोचा जा सकता था क्यों, हां सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन निकाला कैसे, क्योंकि इस कहीं इस पॉइंट पे निकालना था, तो ये लाइन चार्ज बनता, तो हम यहां से देखें तो ये लाइन चार्ज ऐसा दिखता, और इसका आता ये, तो डीई बनता लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है, सिग्मा आर डी थीटा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं होना है, इसका साइन थीटा इंटीग्रेट होना है, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2 सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन, डायरेक्शन नीचे की तरफ। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, मतलब यह सोचना था कि शीट से छोटा आंसर आएगा, ये कन्विंस करना, मतलब ये क्यों शीट से छोटा नहीं दिख रहा, कैसे आएगा वैसे शीट से छोटा, तो उसमें डायरेक्ट जुड़ेगा। एक मिनट, एक डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, यही तो बोला था मैंने, शायद मुझे लग रहा है ऐसा और ऐसा दोनों तरफ इन्फिनिटी बोला था, सेंटर पे निकाला था, है ना? ये मैं
ऐसे कह रहा था कि अगर इसको हम लाइन चार्ज के इक्विवेलेंट मान लेते, बताता हूं क्या कह रहा हूं, देखिएगा, इसको हम ऐसे ये लाइन लेते और इस लाइन का आंसर इस पे निकालने के लिए इसका, याद करिए इसका आंसर वही था जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का था, तो इसका लाइन का ऐसे सबको लाइन कर दें तो शीट बन जाती, लेकिन समस्या यह है कि रिंग की अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट होते वो, इसीलिए जो शीट का आंसर आता उससे कम आएगा। ये मैं कैसे समझाऊं, ये देखो, पहले इसका आंसर इस पॉइंट पे समझ में आया और इसको ही इनफाइनाइट शीट से रिप्लेस कर लें तो सेम आंसर आएगा। ऐसे ही इस वाले का आंसर इस पॉइंट पे इसको रिप्लेस कर दें तो सेम आंसर आएगा, तो ऐसे सबको रिप्लेस कर दें तो शीट बन जाएगी। लेकिन समस्या ये हो रही है कि ये तो हम अलग अलग सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, जबकि एक किसी पॉइंट पे जोड़ना है तो सबके एंगल भी बनेंगे और डिस्टेंस भी बदलेंगे, तो एक्चुअल आंसर छोटा आएगा। बस इतना ही कन्विंस कर सकते हैं। चलो अगले में, हाँ, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसका आंसर एग्जैक्टली डाउनवर्ड है और इसका आंसर तिरछा है। ये कैसे पता चला? नहीं, ये ज्यादा वायदा कम से उससे थोड़ी पता चल जाएगा एग्जैक्टली इधर है। नहीं खेल रहा, फिर नहीं खेल रहा है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सोचेंगे, ध्यान दें। इसका आंसर, बातें करना बंद करिए, शेल है। मान लेते हैं इसका आंसर इधर होता तो इसका जो जोड़ीदार बनता एक और, आधी शेल नीचे रखूं तो उसका भी आंसर इधर होना चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये आंसर इस तरफ आ जाएगा, जबकि कंबाइन करने पे बनता क्या है, कंबाइन करने पे 0 बनना चाहिए। तो अगर ये तिरछे हो गए तो कंबाइन करने पे आंसर 0 नहीं बन पाएगा, और 0 बनाने का तो एक ही तरीका है। अब बिल्कुल सही है कि कंबाइन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ये बात समझ में आई? तो इस कप का जो, ओपन कप का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, तभी इसका एक पेयर बनाते और इनको कंबाइन करने पे आंसर 0 होगा। लेकिन सॉलिड में ये बात समझ में आ रही है कि ये तिरछा होगा, क्योंकि इनको कंबाइन करने पे आंसर वाकई में कुछ ना कुछ बनेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये इसका वर्टिकली डाउन और इसका तिरछा। इससे एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी कि इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे ही है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। यह बात समझ में आ रही है? आया? तो ये पूरी सरफेस इक्विपोटेंशियल है और इस सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पूरे सरफेस का वोल्टेज बराबर है। सेंटर का KQ/R है तो इसका भी KQ/R ही है। ठीक है, और ये आप डायरेक्ट कह सकते थे। जरा सोचिए, इसका वोल्टेज अगर भी, इसका वोल्टेज भी, तो कंबाइन कर दोगे तो 2V बन जाएगा, और 2V हर जगह सेम है तो इसका भी पूरी लाइन पे सेम होगा। इससे ये समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। एनीवे, अगली क्लास में पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, आज इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 महासड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तो ये तो बस यही कह रहा है कि इधर एक ग्रेविटी लग रही है QE/m की, और E कितना है, σ/2ε। और अब मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और ये D मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, L प्लस V² sin² θ/2 QE/m, Q σ/2εm, V² sin² θ/2g। तो इनफाइनाइट शीट बनाना या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देना एक ही चीज है।
तो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, इससे सॉल्व कर दिया। चलो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में पहले की फील्ड लाइन बिल्कुल आसान है, एक सिग्मा है एक माइनस सिग्मा है। चलो बताओ, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सिर्फ बीच में, और वो भी यूनिफॉर्म, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां रिपल से अट्रैक्टिव कट जाएगा, रिपल से अट्रैक्टिव कट जाएगा। तो एक कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका है कि अगर दो प्लेट के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इनफाइनाइट प्लेट ले लो। प्रैक्टिकली प्लेट इनफाइनाइट नहीं होती, तो प्रैक्टिकली हम ये डिस्टेंस काफी छोटा रखते हैं एज कंपेयर टू लेंथ। ये समझ आया? तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, एजेस पे कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन मेजॉरिटी वाले रीजन में ये यूनिफॉर्म जैसा बिहेव करेगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, प्लेट्स को पास पास रख देते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या आया? Q और -2Q, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। तो Q और ये -2Q, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद आया, और यहां बहुत हद तक ये सही भी है, ये Q है, ये -2Q है। Q से जितनी लाइन निकल रही है -2Q पे उसकी दुगनी गिर रही है। आया? एक तो ये Q तो गिर ही गई और उतनी ही ये आई, इसीलिए मैंने कुछ नई लाइंस नहीं बनाई। बिल्कुल शायद नई लाइन बनाना पड़ता अगर ये Q और -3Q होता तो इसकी लाइन जितनी गिरती उसकी दुगनी लाइन ऊपर बनानी पड़ती। क्लियर? तो टोटल 3 गुनी हो जाती। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? ये सिग्मा और माइनस सिग्मा। और जरा देखिएगा, इस पूरे रीजन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इधर, इसकी वजह से कांस्टेंट इधर, तो ये फील करें यहां पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ऐसा बनेगा 45 डिग्री बनाते हुए, और यहां सिग्मा का इधर माइनस सिग्मा का इधर, तो इसका आया सिग्मा का इधर माइनस सिग्मा का इधर, और बहुत हद तक ये सही भी दिखेगा, प्लस वाली लाइन से बाहर निकल रहा है प्लस शीट से, और माइनस शीट पे अंदर गिर रहा है, और सभी 45 डिग्री, और हर जगह मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट √2 ई का मॉड। तो हो गया है प्रूफ। छोटा सा होमवर्क आ गया। DCT 4 इलस्ट्रेशन अगर कुछ हो तो कर लेना, इलस्ट्रेशन प्लस थ्योरी प्लस DCT 4।